सॉफ्टली एंड स्मूथली। गुड थिंग इसके अब हमको भगाना नहीं पड़ेगा। लास्ट ईयर काफी भगाना पड़ा था बिकॉज तुम्हारा 10 भी थोड़ा लेट चालू हुआ था क्या लास्ट ईयर? तुम्हारा 11th ग्रेड की टाइम पे चालू हुआ था, थोड़ा लेट ही हुआ था बिकॉज एग्जाम्स होने थे, कैंसिल हुए। तुम लोग का भी थोड़ा अनलकी बैच रहा हुआ है, पर तुमसे बहुत ज्यादा अनलकी जो अभी करंट 12th है ना, उनका तो बहुत ही प्रॉब्लम है बेचारे। चलो बी ऑन वीडियो सनत कुमार, यू लेफ्ट वीडियो। ओके, आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में, ठीक है? तो मुझे बताओ, किसी बॉडी में अगर इस बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज है तो क्यों होगा इलेक्ट्रिक चार्ज? ऋषित गांगुली। इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और प्रोटॉन्स? And that also plays a factor. Actually, electrons, majorly electrons. Why majorly electrons? Flow of charge. तो प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो करता? I'm not really sure. ट्राई करो ना, कोई बात। See, I know that electrons flow opposite to the current, but if they might fields. I mean, they might form some magnetic fields or something like that. That is why maybe मैग्नेटिक फील्ड। current. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गया? No, it won't. I'm just guessing. अच्छा, I don't. I'm not sure. I'm not sure. अच्छा, क्या आंसर दे रहे हो तुम? किस चीज का आंसर दे रहे हो? अगर इलेक्ट्रिक हो सकता है तो क्यों हो सकता है? क्या हो सकता है? अगर उसमें करंट होगा तो उसमें करंट नहीं क्यों बोला होगा? मैंने चार्ज बोला। दैट्स व्हाई आई सेड कि किस चीज का आंसर बोला। मैंने बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अभी इसमें कोई चार्ज है क्या? अभी नहीं है ना, न्यूट्रल है। इसका मतलब इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? सो इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? अब इसमें से प्रोटॉन निकाल सकता हूँ क्या? प्रोटॉन नहीं निकाल सकता। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, उसके लिए मेरे को न्यूक्लियर रिएक्शन करना पड़ेगा, न्यूक्लियस तोड़ना है, राइट? तो इसके जितने प्रोटॉन्स है वो तो उतने ही रहेंगे, है ना ऋषि? क्या निकाल सकता हूँ इससे? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड है, वो भी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इसलिए जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होता है, प्रोटॉन नहीं होता। प्रोटॉन को आगे पीछे करने के लिए आपको न्यूक्लियर रिएक्शन करना पड़ेगा, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो गया तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा पूरा। अभी तो एलिमेंट सेम ही है ना, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे डालेंगे तो एलिमेंट सेम रहेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालते डालते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है वो आर्या? अभी एटम है ना, ये एटम आयंस। वेरी गुड। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सा आयन बनेगा? cation, which has what charge? positive, और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या बनेगा? anion, an ion which has negative charge. negative charge. Awesome, cool. Okay, अर्नव शाह, टेल मी, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ एक्स्ट्रा? नहीं। क्यों नहीं डाल सकता भाई? डाल सकता हूँ ना, 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ। 3, यस, 3.5, नहीं, 3.5 नहीं डाल सकता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को मैं आधा नहीं तोड़ सकता। इलेक्ट्रॉन इज द लोएस्ट दैट यू कैन गो, यू कैन नॉट ब्रेक एन इलेक्ट्रॉन, राइट? इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज होएगा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, या 2 या 3 या 4 या 5, है ना? तो इंटीग्रल वैल्यू के इलेक्ट्रॉन की इंटीग्रल वैल्यू पे ही होगा, आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो सकता, राइट? आदित्य दिवे, कैन यू टेल मी व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन? 9.1 into 10 raised to minus 31. ये कौन सा नंबर है? तो रैंडम Yeah. ये तो तो कहीं one- से हाँ, No, it's either 1.9 into 10 raised to minus 19, I think. No, not close. नहीं, इट इज क्लोज। अभी कुछ सही दिया। 2.6 into 10 raised to minus 19. संस्कृति, व्हाट इज द नंबर?
Sir, I don't remember. अरे सर 10वीं में था भाई. कावेरी, what is the number? Charge on one electron. 1.9 into 10 raised to minus. चलो कोई बात नहीं, ये तो याद करने वाली चीज है, कोई बात नहीं, इट्स वेरी इजी. इट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ठीक है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम इज अ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. तो यूनिट क्या है चार्ज का? Coulomb. कूलम, राइट? ओके, तो कूलम इज द रेगुलर यूनिट, बट माइक्रो कूलम हो सकता है ना, तो क्योंकि बहुत कम चार्ज होता है. जैसे एक इलेक्ट्रॉन में तो 10 to the power minus 19 कूलम, बहुत ही कम. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो उतना चार्ज है, तो उसको हम E माइनस से डिनोट करते हैं, E माइनस. तो अभी अगर n इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? n into 1.6 into 10 to the power n into E माइनस, है ना ऋषि? ठीक है, n into E माइनस. तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी है उसमें से हमने Q अमाउंट ऑफ, इसके ऊपर हमने n अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो इसके ऊपर Q चार्ज होगा अगर, तो Q इज इक्वल्स टू n into E माइनस. ठीक है, क्योंकि निकाल लिया तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर उतना ही डाल दिया होता तो नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि क्वांटम में ट्रैवल करता है चार्ज, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा, कंटिन्यूअस नहीं है चार्ज. 1.6 into 10 to the power minus 19 के बाद 1.7 into 10 to the power minus 19 नहीं आएगा. 1.6 के बाद आएगा 3.2 into 10 to the power minus 19. Right? So that's quantum. So that's why it's called quantization of charge. इसका मतलब है किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा तभी होगा जब उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे. तो अगर n इलेक्ट्रॉन्स निकाला है तो n into E minus will be the charge on that particular body. Got it? Clear? Okay. सेकेंड कॉन्सेप्ट, तो ये नोट कर लो, Q इक्वल्स टू n into E माइनस. ओके, अब मैं पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, चार्जेस को हम दिखाते हैं Q से. Q इज द डिनोशन फॉर अ चार्ज. चार्ज का यूनिट क्या होता है कावेरी? Coulomb. कूलम. ऑलराइट, ठीक है. तो देखो यहां पे एक चार्ज है, ये है चार्ज Q1. ठीक है, और एक और चार्ज है, ये है चार्ज Q2. दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? Q1 Q2 को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? सिया विनीत, हाँ थोड़ा जोर से बोलो. रिपेल करेगा. तो Q2 के ऊपर लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा कि राइट साइड में फोर्स लगेगा? Right. राइट, तो इसके ऊपर राइट साइड में ऐसा फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ Q1, है ना. तो अब Q1 अगर फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, तो हम कहते हैं कि भाई कोई फील्ड है, उसकी फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस. देयर इज अ फील्ड ड्यू टू व्हिच Q1 इज एबल टू अप्लाई फोर्स ऑन Q2, क्योंकि Q1 उसको जाके टच तो नहीं कर रहा फोर्स लगाने के लिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसका मतलब एक फील्ड है, तो वो फील्ड के कारण यहाँ पे फोर्स लगा. गेट इट? तो उसका फील्ड कैसा दिखेगा? Q2 के ऊपर यहाँ लगाएगा, अगर कोई और होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ लगाता, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ लगाता, यहाँ लगाता, यहाँ लगाता, फोर्स है ना. तो आउटवर्ड फील्ड है उसका. गेट इट सिया? क्लियर? Yes, sir. ओके, अभी ये जो फोर्स लगा रहा है, सपोज दिस फोर्स इज F, तो ये F की वैल्यू होती है F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K Q1 इंटू Q2 अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है R, तो ये R स्क्वायर. ये किसकी तरह दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला? Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स का. तो वैसे ही इसी तरह तुमको याद करना है K
Q1 into Q2 upon R square, ये फोर्स है। नोट किया? Yes, sir. F in this? हाँ, F is the field or the force? force. F is force. Field is denoted by E. Electric field is denoted by E. ठीक है, नोट कर लिया? Yes, sir. कूल। K की वैल्यू क्या है? 1/4 pi epsilon. नहीं, वो तो एक्सप्रेशन हुआ, वैल्यू क्या है? 9 into 10 to the power 9. Yes. So K is equals to अरे वापस क्यों नहीं है? K is equals to 9 into 10 to the power 9. अब इसका यूनिट क्या होगा? K का यूनिट क्या होना चाहिए? On So coulomb. could you repeat the expression once? Okay. मैं अभी एक्सप्रेशन तो लिखा ही नहीं ना मैंने, अभी तो वैल्यू पूछी। एक्सप्रेशन पे आएंगे थोड़े टाइम के बाद। तो K की वैल्यू क्या है? 9 into 10 to the power 9, और इसका यूनिट क्या होगा? तो K का यूनिट क्या होगा? इधर न्यूटन है, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, है ना, क्योंकि न्यूटन हो गया। अभी K, सिर्फ K की वैल्यू क्या होगी? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ये होगी ना K की वैल्यू। तो F का क्या यूनिट है? तो K का यूनिट क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये यूनिट होगा। ठीक है, तो ये K की वैल्यू होगी। गॉट इट? क्लियर? इतना ठीक है, एकदम क्लियर है पूरा, एकदम क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अभी अगर ये Q1 चार्ज है तो हमने बोला इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सबको इधर इधर पुश करेगा वो, है ना, सबको इधर 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 पुश करेगा। तो हमको कैसे पता चलेगा भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो हम देखेंगे कि यार कितने फोर्स से पुश करता है किसी यूनिट चार्ज को। तो अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, तो इसको किधर कितना फोर्स से पुश करेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा, फोर्स फॉर 1 कूलम चार्ज, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। गेट इट? तो इसको निकालेंगे कैसे? यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखना पड़ेगा हमेशा, है ना, है कि नहीं? हमेशा 1 कूलम चार्ज रखना पड़ेगा क्या आर्या? बट हमेशा हमको 1 कूलम चार्ज ढूंढने में तो बहुत तकलीफ होगी ना, तो हम यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज रख देंगे। जस्ट अ सेकेंड ना, हेलो, यस यस, सॉरी। तो हमको फिर 1 कूलम ढूंढना पड़ेगा ना, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। यार हम एक टेस्ट चार्ज वहां पे रखेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे उसके ऊपर कितना फोर्स लगे, वो आसान है ना। तो टेस्ट चार्ज को हम बोलते हैं Q0। कोई भी Q0 नाम का चार्ज वहां पे डाल देंगे। अब उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा बताओ मुझे, कावेरी? अगर ये Q0 है, Q1 है, तो कितना फोर्स लगेगा? K Q1 Q0 upon R square. करेक्ट। तो ये R के हिसाब से चेंज होगा ये फोर्स, ऑफ कोर्स, है ना।
तो अब Q नॉट के लिए इतना फोर्स लगेगा, तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना फोर्स लगेगा? K Q नॉट, Q1 हाँ कितना? तो K Q यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू जितना फोर्स लगा अपॉन द टेस्ट चार्ज, जितना टेस्ट चार्ज था उससे डिवाइड कर देंगे, तो 1 कूलम चार्ज के लिए हमको मिल जाएगा F अपॉन Q नॉट, विच मीन्स K Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। Get it? So can you explain the Q Sir, could naught? you explain this again? Okay. मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट चार्ज, लेकिन यूनिट चार्ज में फोर्स निकालने के लिए हमको यूनिट चार्ज ढूंढना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रख देते हैं वहां पे, कोई भी चार्ज जिससे हम टेस्ट करेंगे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, तो हमने वहां पे Q नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बन रही है? ऋषित गांगुली, किसके कारण बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे कौन से चार्ज के कारण बन रही है? So could you repeat? कौन से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है यहाँ पे? किसका इलेक्ट्रिक फील्ड नाप रहे हैं हम? Q1. Q1 का, Q नॉट का नहीं नाप रहे। Q1 का नापना है, इसलिए हमने Q नॉट नाम का टेस्ट चार्ज उधर रख दिया है, राइट? तो Q1 का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी डिस्टेंस R पे, उसको निकालने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज वहां पे ड्रॉप कर दिया Q नॉट नाम का, उसके ऊपर कितना फोर्स लगा वो मेजर कर लिया। तो सपोज F फोर्स लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी F अपॉन Q नॉट, क्योंकि हमको 1 कूलम चार्ज के लिए जानना है। अभी तो हमने Q नॉट चार्ज डाला था, अब हमको 1 कूलम चार्ज के लिए जानना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी F अपॉन Q नॉट which is equals to K Q1 upon R square. Got it, people? So for electric field, Q naught will always be considered 1 coulomb. नहीं, Q नॉट is a test charge. It could be 1 coulomb, 2 coulomb, 5 coulomb, 10 coulomb, whatever, because we are dividing it by Q naught anyway, right? But you said electric force applied on 1 coulomb, right? Yes, that's the electric field. If it was 1 coulomb, why will we put a test charge? हमारे पास जरूरी नहीं है 1 कूलम हो ना, तो हम कोई भी Q नॉट चार्ज वहां पे डाल सकते हैं। अभी जो फोर्स आया वो Q नॉट कूलम के लिए आया, तो अब 1 कूलम के लिए निकालने के लिए हम F अपॉन Q नॉट कर रहे हैं, क्योंकि Q नॉट कूलम के लिए F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा, तो 1 कूलम के लिए F अपॉन Q नॉट अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। So now you don't need to restrict Q naught to 1 coulomb. It could be any coulomb. Get it? ऋषित गांगुली, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. समझाओ मेरे को पूरा। सर सो यहाँ पर Q1 है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में आप 1 कूलम का चार्ज होता है, बट वो हम हमेशा नहीं रख सकते, तो हमें एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है विच इज Q नॉट। उसका हम लोग पहले फोर्स निकाल लेते हैं बिटवीन Q1 एंड Q नॉट का। सो वॉट एवर विल बी द फोर्स वी कैन देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय लाइक F by Q नॉट। हाँ, तो ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमको? ये मिलेगा Q1 का। कितने डिस्टेंस पे? R। ठीक है, गुड। सो R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q1 विल बी K Q1 अपॉन R स्क्वायर, सिंपल। गॉट इट? क्लियर? So for Note कर Q लिया? naught, so for 1 coulomb, it's F upon Q naught. सॉरी, So for Q naught, it's the force is F. So for 1 coulomb, it's F upon Q naught, या and that force will be the electric field. करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ये है कि हमारा कितना फोर्स लगेगा 1 कूलम चार्ज के ऊपर, दैट इज हाउ मच अ फील्ड इज। किसी भी फोर्स का फील्ड उतना ही होता है कि यूनिट पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, आया? ओके, नाउ हियर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है E नाम की, E नाम की इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं +1 कूलम चार्ज रख दूंगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा?
आर्या F by Q naught. यहाँ F और Q नॉट तो मैंने दिया ही नहीं है ना. आप जस्ट गिवन यू E इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, तो वो 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी? E. वेरी गुड, E फोर्स लगाएगी, बिकॉज दैट्स द डेफिनेशन. 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है उसको E कहते हैं, राइट? अभी यहाँ पे मैंने 2 कूलम चार्ज रख दिया, तो कितना फोर्स लगेगा? E by 2. E by 2. 1 कूलम चार्ज के ऊपर E फोर्स लगा, तो 2 कूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा भाई? 2E. यस. और 3 कूलम चार्ज के ऊपर 3 and so 3E. on. तो यहाँ पे अगर मैंने Q नॉट चार्ज रख दिया E इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना फोर्स लगेगा? हाँ, Q naught E. ठीक है, Q नॉट इंटू E फोर्स लगेगा. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और चार्ज दिया हुआ है, जितने चार्ज के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो फोर्स निकाल सकते हो तुम बाय मल्टीप्लाइंग इट. ठीक है. But sir, electric field and Q naught are inversely proportional, right? So if we double the Q naught, then E naught double कैसे होगा? समझा नहीं E. क्या? The E and Q naught are inversely proportional, right? In what case is it inversely proportional? And then the formula E is equal to F upon Q naught. हाँ, so Then in this example, the next slide. So when you say inversely proportional or directly proportional, you need to make sure something is constant. If F is constant, then E is inversely proportional to Q naught. Oh, okay. But अगर F भी change हो रहा है तो it's not inversely proportional. तो it makes more sense कि भाई जहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां ज्यादा फोर्स लगेगा. तो F is directly proportional to E. जितने ज्यादा चार्ज रखोगे उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा. तो F is directly proportional to Q naught also. Here तो Q naught was constant, क्योंकि ये test charge था. But यहाँ पे Q naught is a random charge that I have put here. ठीक है. अगर Q naught की जगह मैं यहाँ पे Q चार्ज रखूंगा तो E into Q होगा फोर्स. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, इसके पहले मैंने एक छोटा चार्ज रखा तो छोटा फोर्स लगेगा उसके ऊपर, बड़ा चार्ज रखा तो बड़ा फोर्स लगेगा उसके ऊपर. गॉट इट? ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? Newton upon Coulomb. हाँ, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम. ठीक है. डन. कूल. ओके. ऑल राइट. ठीक है. तो ये एक चार्ज है, पांच कूलम का चार्ज है. उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बताओ आंसर क्या हुआ? कावेरी नहीं किया अभी तक? So if we do KQ1, we'll find the electric field. क्या? Yeah, so force would be K5 upon 16. आंसर दो ना भाई, चैट पे आंसर दो. ऋषित गांगुली प्राइवेट पे दो. एवरीवन. हाँ सर, वो गलती से चला गया. ओके.
ठीक है, lot of you have given the answer and it's correct also. Sanat, Ritu, Rishit, Smera, Adit. Okay, waiting for everyone else. Sia, correct. और आर्या? अर्नव शाह, correct. Arya, what about you? So one second. Okay, Arya is also correct, but तुमने यूनिट नहीं लिखा आर्या. Everybody has given answer. कोई बच गया? ठीक है, सबने दे दिया. संस्कृति कोप करियो और रिमेनिंग. क्या हुआ? संस्कृति? Can't hear you. You're muted. Sanskriti, can you hear me? So I was just typing the answer. Okay. इसका यूनिट नहीं लिखा ना फिर से? यूनिट लिखा करो. क्या यूनिट होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का? Newton per coulomb. ठीक है. ओके, तो एवरीबॉडी हैज गिवन करेक्ट आंसर. ऑल राइट. अभी मुझे बताओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, राइट? नहीं? ऋतु शंकर, क्यों? So if it's positive, like they won't be like charges, right? So it would not repel. नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे किसके ऊपर फोर्स लगाना है इसको? 1 coulomb of charge. 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना है, तो इसके ऊपर किधर फोर्स है? इधर ही तो लगाना. Oh, okay. ठीक है. और अगर ये I नेगेटिव assumed it चार्ज was है, negative. नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? Towards itself. इनवर्ड्स होगा, ऐसा. क्योंकि अब इसको पॉजिटिव 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पे ही फोर्स लगाना है, तो इधर लगाएगा. ठीक है. तो अगर वेक्टर फॉर्म में इसको मैं पूछता E कितना है वेक्टर फॉर्म में, तो तुम कहते 11.25 into 10 to the power 9 I, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा हो. ठीक है, वेक्टर फॉर्म. तो हो सकता है E तुमको दिया हो एस EXI प्लस EYJ प्लस EZK, इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स लगाने वाली है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. गेट इट? ठीक है. So I have a very basic doubt. हाँ बोलो. When you say like 1 coulomb of charge, how do we know if it's +1 or -1? इट इज पॉजिटिव 1 कूलम ऑफ चार्ज, जिसके ऊपर उसको फोर्स लगाना है. यूनिट पॉजिटिव चार्ज. So it's an anion, they'll just say like -1 coulomb of charge. नहीं, it has to be positive. Electric field is defined with 1 coulomb of positive charge. असली चार्ज तुम कुछ भी रखो, लेकिन जब तुम डिफाइन कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अभी मैंने तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, इसका कितना आया? 11.25. अब मैं कहूंगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 11.25 है और मैंने यहाँ पे 6 कूलम ऑफ चार्ज रख दिया, तो तुम क्या करोगे? कितना फोर्स निकालोगे इसका? 6 into 11.25 निकालोगे. करेक्ट? अगर मैं कहूंगा -6 कूलम चार्ज रख दिया, तो -6 इंटू ये करोगे तो माइनस में आंसर आएगा. इसका मतलब फोर्स इधर होएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड. गेट इट? सिंपल.
जैसे कि अभी मैं एक सवाल देता हूं कि यहाँ पे एक यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, हमें नहीं पता वो कितना चार्ज, और इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, जो कि 5 मीटर दूर है, ठीक है, वहां पे फोर्स, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस 6 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो तुम्हें मुझे बताना है कि यहाँ पे कितना चार्ज है, बताओ। Charge at A, right? भाई चार्ज एट ए कैसे हो सकता है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ए पॉइंट पे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ दिस चार्ज विच इज क्यू। Okay, fine, Q. यू हैव टू फाइंड क्यू, निकालो। देखते हैं कौन पहले आंसर दे। चलो लेट्स सी। सबसे पहले कावेरी ने दिया। कावेरी तुम्हारा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। फिर सेकंड आंसर रितु ने पूरा परफेक्ट करेक्ट आंसर दिया। फिर सेकंड आंसर मेरा ने दिया बट स्टिल थोड़ा गड़बड़ है। आर्या करेक्ट, ऋषित करेक्ट। तुम लोग के साइन गड़बड़ है, जिन लोग का मैं कह रहा हूँ गड़बड़ ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा? Yeah, I forgot to put the minus. क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्स। आदित्य दिवे अगेन It'll have a positive charge, positive sign. Sorry? It'll have a plus sign. No, it'll have The negative. answer should have a, but the Q should always have positive, right? Okay, guys, I'm repeating it again. बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ पे दो चीजें, एक Q है और एक Q नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? Q के कारण। Q नॉट तो टेस्ट चार्ज है जो हम अपनी तरफ से डाल रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए। यार देखो, तुम पानी की गहराई नापने के लिए उसके अंदर पत्थर डालते हो ना टेस्ट करने के लिए, बट जितना बड़ा पत्थर डालोगे उतना गहरा हो जाएगा क्या पानी? पानी की गहराई तो पानी के कारण है। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ दिस Q चार्ज। It will not change based on whatever test charge you're putting. ठीक है? Sir, is my value correct? Your value, people are invaluable. You didn't get the joke. Philosophical joke, man. Your answer is correct, yes. Your value, I don't know. Your teacher will tell. Nobody is laughing, man, except for Arya. Why? ऋषित ने थोड़ा बहुत किया, सिया ने भी किया, कावेरी ने भी किया, बाकी लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गया। सर वैसे तो बहुत नींद आ रही है। 6:45 आज उठना पड़ा था स्कूल के लिए। हाँ, तो वो ऑफलाइन में ये बहुत प्रॉब्लम है कि वापस से सब कुछ वैसे ही करना पड़ेगा। मेरा खुद ही मन नहीं होता यार ऑफिस जाने का, कहीं भी जाने का। घर में इतने कंफर्ट से रहते हैं। आवर होल वर्ल्ड इज एट होम नाउ।
हो गया? आ गया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म भी क्लियर हो गया, ठीक है? Yes. चलो, अब ये तुम्हारा पूरा टॉपिक 1 हो गया, अब तुम इसके क्वेश्चंस करोगे। तो मैं चाहता था कि कितने लोग के पास iOS है? ठीक है, आई एम सेंडिंग इट टू यू राइट नाउ। अभी सब कुछ टेस्ट कर लिया, सब कुछ अच्छे से चल रहा है उसमें। आई एम गोइंग टू सेंड इट टू यू गाइस। अली ठीक है, चलो अगली क्लास में करते हैं, अभी तो अपना फ्लो अच्छा चल रहा है, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। शेयर स्क्रीन, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, हमने पढ़ लिया ओके ये सब भी पढ़ लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया हमने, Q इक्वल्स टू प्लस n प्लस माइनस एनी, है ना, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये सब बकवास है, बकवास। ठीक है, चलो बताओ, एक एक करके पूछता हूँ। ऋषित गांगुली, चलो ए से चालू करते हैं, ए Yes, फॉर आर्या। बताओ आर्या, पहला क्वेश्चन का आंसर। वन मेटालिक स्फीयर A is given positive charge with another metallic identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge. Then mass of A and mass of B still remains equal. Mass of A increases, mass of B decreases, mass of B decreases. क्या होगा आंसर? Option A. Why? Because how will the mass change because of the charge given? How do you give positive and negative charge? ये बताओ मुझे। In हाँ, किसी को the पॉजिटिव, induction method, किसी को पॉजिटिव चार्ज कैसे देंगे हम? उसके अंदर प्रोटॉन डालेंगे। So you remove the electrons, no? हाँ, आर्या को बोलने दो ना। remove electrons क्यों प्रोटॉन क्यों नहीं डालेंगे? because it's in the nucleus, so you can't हाँ, add. अब ये सब more. समझाया था ना मैंने। तो किसी को भी पॉजिटिव चार्ज कैसे देंगे? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उससे। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मास कम होगा कि ज्यादा होगा? कम। और अगर किसी को नेगेटिव चार्ज डालना है तो उसके अंदर You add electrons. तो मास बढ़ेगा कि कम होगा? It will increase. तो अब किसका मास ज्यादा होगा? B. तो बी का Because you're बढ़ेगा, adding- है ना? तो मास ऑफ बी इंक्रीजेस शुड बी द आंसर, राइट? ओके, So या mass of electrons is negligible, right? बट इट इज देयर ना, नेग्लिजिबल है तो क्या होगा? इट इज नॉट जीरो, ठीक है? So how does B increase in mass? अच्छा एक बात बताओ कावेरी, एक कूलम चार्ज निकालने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? एवरीबडी टेल मी, एक कूलम चार्ज पॉजिटिव चार्ज देने के लिए किसी बॉडी में हमको कितना कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? I think that was the value Adat was saying, right? 9 into 10 to the power minus 31. नहीं, that's wrong. कैलकुलेट करके बताओ ना मुझे। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो तुमको पता है, तो मैं पूछ रहा हूँ एक कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़ेंगे? So 1 divided by 1.6 Calculate into and 10 tell to the me. power minus 19. Yes, to calculate and tell me how much will that be?
So 0.62. 6.2 10 raised to 19. 6.2 6.25 into 10 raised to minus 18. हाँ 6.24 into 10 to power 10 to power 18 minus नहीं होगा 18, no? Oh, just 18. Sorry. 6.24 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज के कावेरी कितने 624,000,000,000,000,000,000,000,000 टाइम्स इतने इलेक्ट्रॉन्स तो अगर नेग्लिजिबल मास होगा एक इलेक्ट्रॉन तो 6.24 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स का कितना मास होगा बहुत होगा ना तो एक कूलम भी ऊपर नीचे करोगे तो तुमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे करने पड़ेंगे ठीक है चलो So हाँ I didn't get the question, like why B would increase. कौन समझाएगा सिया भी नहीं समझाओ उसको Because B is negatively charged, so you will add electrons to make it negatively charged, so the mass would increase. Ritu Shankar, what's the doubt? You're muted, can't hear. But sir, if B is negatively charged already, like wouldn't A retain the charge better because like B would repel it? It didn't say it's already negatively charged. It said A और B का same mass है. Oh, okay. अब इसको पॉजिटिव किया इसको नेगेटिव किया तो पॉजिटिव करने के लिए से तुम चीजें निकालोगे नेगेटिव करने के लिए इसमें चीजें डालोगे तो इसका मास ज्यादा हो जाएगा चलो नेक्स्ट ए के बाद कौन आता है ए फॉर आदित्य चलो आदित्य नेक्स्ट क्वेश्चन In general, metallic ropes are suspended from the carriers to the ground, which take inflammable material. So how does this work? Like I've never seen it before. Like ropes are suspended from like what are carriers exactly? ट्रक चल रही होती है ना इन्फ्लेमेबल मटेरियल वाली तो उसके नीचे एक ऐसा मेटालिक वो रोड को टच करते हुए चलता है Okay. क्यों होता है ऐसा To you can I guess to like, keep contact with the surface. उससे क्या फायदा होगा Say then it will move properly. Like I don't have a particular no. Move properly. No, because A can't be there because that doesn't matter here. Then I was thinking B, but keep the gravity nearer to the Earth also doesn't make sense. So D also didn't make sense. Nothing should be placed on the carrier, so that also doesn't work. So I just went with C then. Okay, Sanat Kumar, bolo. I'm not sure, but I think it could be because like Earth has like zero potential or something. So like if it's in contact with the Earth, then it'll be like grounded. So like there's no charge in like near the inflammable material, which I think like it won't let it get sparked and then like fire and all will not yes. happen. So if there is a charge build-up in the tanker, then at least the charge will immediately be transferred to the ground. That's why those metallic ropes are put up. ठीक है? चलो next Arnav Shah. A for Arnav Shah. Yes, Yes. in charge by induction, body to be charged must be an insulator, body to be charged must be a semiconductor. Conductor. Okay. इंडक्शन का मतलब होता है तो इंड्यूस करते हो उसके ऊपर चार्ज डाल रहे हो ठीक है तो किसके ऊपर चार्ज डाल सकते हो इंडक्शन का मतलब इधर अगर नेगेटिव चार्ज है इसमें तुमने अट्रैक्ट कर लिया पॉजिटिव को उसकी तरफ ऐसा हाँ क्या Often see body to be charged must be a conductor. कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इसलिए कंडक्टर होना पड़ेगा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स हिलेंगे कैसे
समझ रहे हो? Yes. ठीक है, तो कंडक्टर चार्ज ऑन अ बॉडी Q1. ओके, नेक्स्ट आदमी कौन है? सबके नाम RS. सच अ गैप मैन इन बिटवीन. एस के बाद कोई नहीं है, कावेरी है बस. ओके कावेरी, दिस क्वेश्चन. और बाकी सब लोग यार वीडियो पे आओ प्लीज. हाँ कावेरी, पढ़ो ना. Charge on a body is Q1 and it is used to charge another body by induction. Charge on second body is found to be Q2 after charging. Then so Q1 से Q2 में charge induce किया. इसमें इंडक्शन के सवाल क्यों पूछ रहा है? Have they taught induction anywhere? अच्छा, ये इतना सही है. Process of charging a neutral body by bringing in a charged body nearby it without making contact between the two bodies is known as charging by induction. Just in case you didn't know, कि अगर ये एक है बॉडी, इसके ऊपर अभी क्या चार्ज है? कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है. इसके ऊपर हमने एक नेगेटिव चार्ज इधर किया तो क्या होगा? सारे पॉजिटिव इसके पास आ जाएंगे, तो नेगेटिव इधर चले जाएंगे. उसके लिए इसको कंडक्टर होना पड़ेगा, तभी तो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा ना. ठीक है, गॉट इट. और उसके ये वाले साइड को अगर तुमने ग्राउंड कर दिया तो फिर ये वाला साइड के चार्ज इधर चले जाएंगे, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा. ठीक है, ऐसा कर लेते हैं. गॉट इट पीपल? ओके, तो अब इस पे सवाल कर सकते हो. Charge on a body is Q1. It is used to charge another body by induction. Charge on the second body is found to be Q2 after charging. Then बताओ. B. क्यों? Q1 would be greater than Q2. पहली बात तो तुमने B बोला है ना? Yeah. तो in this case Q1 is less than Q2. और तुमने फिर बोला Q1 will be greater than Q2. Sorry. Then D. पहले भी तो B बोला था. Why? I don't know. I guess what we're using to induce the charge would have greater charge than the body itself. So you're using Q1 ना, तो Q1 has to be greater if you are saying that. Yeah. उस केस में D होगा ना, B क्यों होगा? I said D, no? अभी मैंने D बोला. अभी D बोला. ओके, सुनाई नहीं दिया तो जरूरी. मतलब ठीक है, तो D इसका देखते हैं इसने क्या दिया हुआ. 4th करेक्ट, D होंगे. ठीक है, क्योंकि जो चार्ज अब तुम जितने पॉजिटिव लेके आओगे या तो उतने कोई पोलराइज करेगा वो, या उसे थोड़े कम को पोलराइज करेगा. तो हो गया. चलो नेक्स्ट, सनत कुमार 5th. An object of mass 1 kg contains 4 into 10 to the power 20 atoms. If 1 electron is removed from every atom of the solid, the charge gained by the solid of 1 gram is... Everybody do the question. Sanat Kumar, you tell me here how to do it. Everybody do it on your copy and put the answer on chat. So Sanat, कैसे करेंगे इसको? Sanat? So I'm not sure. भाई क्या समझ में आ रहा है तो बताओ. So like 1 kg में total 4 into 10 to 20 atoms है. हाँ, तो इसने बाद में क्या पूछा है? 1 ग्राम के लिए पूछा है. तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? Divided by 1000. तो कितना हो गया? 4 into 10 to the power 17. इतने एटम्स होंगे. ठीक है, अब इसने हर एक एटम से उसने क्या निकाल लिया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया. ये बोला ना? हाँ.
तो हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? Four into 10 to the power 7. हाँ, उतने इलेक्ट्रॉन निकाले, क्योंकि एक एटम से एक निकाला तो हमारे पास जितने एटम उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इतने हाँ। इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। n इज इक्वल टू ये, तो q कितना होगा? चार्ज। Oh, okay, okay. आदित्य दिव्य फर्स्ट करेक्ट आंसर। So should I say the answer? नहीं नहीं नहीं, पुट इट ऑन चैट नाउ, यू हैव टू ओनली टेल मी द मेथड। तो मेथड तो मैंने बता ही दिया। कावेरी sorry, Adi Dive first, then Ritu Shankar, then Smera, then Kaveri, then Sia. These people have given correct answer till now. Then Sanat Kumar. 6 people have given correct answer. Who else? Vishit Ganguly correct. और अर्नब शाह, संस्कृति कोपकर, आर्या करेक्ट। Two people remaining. I didn't get that electron when electron is removed वाला thing. Okay. अर्नब शाह, क्या इशू? So like I didn't get like after q equals to n. After? Q equals to n. ओके। संस्कृति कोपकर, इससे पहले ये देखो, इसने बोला कि 1 kg मास में इतने एटम्स है, तो फिर पूछ रहा है 1 ग्राम में कितना चार्ज होगा। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स निकाल सकते हो? Sir, 1 gram में there are 4 into 10 to the power 20 upon 1000 atoms. तो कितना हुआ? So 4 into 10 to the power 17. तो उतने एटम्स है। Yes. हर sir. एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसने बोला 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। Yes, sir. तो हर एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास? भाई जितने एटम उतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, हर एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो। Yes, sir. तो कितने एटम्स थे? ये सामने ही तो लिखा है 4 into 10 to the power 17। Yes, sir. तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। अब हर एटम में से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकालता तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं हमारे पास? Sir, 2 into 4 into 10 to the power. 8 है ना, तो 8 into 10 to the power 17। बट अभी तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसका मतलब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 into 10 to the power. ठीक है, अभी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 into 10 to the power minus 19। Yes, sir. तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा? दिस into 1.6 into 10 to the power minus 19। Yes, sir. तो कितना आया? अर्नब शाह, आ गया समझ में? Yes, sir. तो आंसर आएगा 1.6 into 4 मतलब 6.4 into 10 to the power minus 2। तो ये आंसर है फिर। ठीक है, तो जिन लोगों से नहीं बना वो सवाल को सर्कल कर लो। अब कैसे सर्कल करोगे? अपनी कॉपी में लिख लो कि टॉपिक प्रैक्टिस का 5th क्वेश्चन नहीं बना, या इसमें से पहले वाला भी कुछ नहीं बना हो तो उसको लिख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डन बाय संस्कृति कोपकर। बताओ एवरीवन एल्स डू इट ऑन चैट एंड संस्कृति कोपकर टेल मी हाउ विल यू सॉल्व दिस।
Number of electrons present in a negative charge of 8 coulombs is हाँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें? so Q is equals to NE. Ne. इसमें क्या क्या पता है हमको? So we know the charge, that is 8 coulomb. कहाँ लिखूं चार्ज को? Q इक्वल्स टू Ne में तीन चीज है ना, Q, N और E, तो हमको क्या क्या पता है? In place of Q we can write 8 coulomb. हाँ, तो Q is 8, तो 8 लिख लिया। उसके बाद N को क्या लिखूं? So N is the number of electrons. तो क्या लिखूं उसको? So we can leave it as N because we don't N. know the number of. और E को क्या लिखूं? E is 1.6 into 10 to the power 19 and -19। -19. Yes sir. ठीक है, अब हमको N सॉल्व करना है, तो निकालो, सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर है, जल्दी। Oh, have people given the answer? Yes, people have given the answer. So the first correct answer is, वो काफी लोगों ने दिया। Ritu first, then Adit, then Rishit, then Smera, then Kaveri, then Sia, then Sanat, Arnav, Arya, and then Sanskriti. Good. Everybody got it right, and speed was also good. Cool. तो आ गया ये चैप्टर अच्छे से समझ में, मतलब ये वाला टॉपिक अभी तक, ठीक है। अब ये जो बाकी क्वेश्चन है तुम लोग खुद से कर लेना, ये होमवर्क हो गया। इसमें इनफैक्ट न्यूमेरिकल कम है इस वाले अभी तक ना, यहाँ तक जो मैंने देखा। अभी ये 29 के बाद थोड़े न्यूमेरिकल है, तो वो देख लेना। So once can you discuss the 7th one? ये a glass rod when rubbed with silk cloth acquires a charge of blah. What is the charge on the silk cloth? Equal Glass and rod. opposite, right? या तो ग्लास रॉड में जितना आ गया उसके ऑपोजिट सिल्क क्लॉथ में होगा। ठीक है, तो करो, और जहां पे भी डाउट हो मेरे से पूछो। अब आगे चढ़ते, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस ब्ला ब्ला ब्ला। तो 5 चार्जेस है तो सारे चार्जेस ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 2 - 3 + 4 - 5, इसको ऐड करोगे तो जितना आएगा उतना आएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज? 6.24 × 10⁻18 हमने अभी किया था। मेटालिक स्फीयर हैज अ चार्ज ऑफ ब्ला, व्हेन दीस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑन इट? बन जाएगा। आर्या कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन 36? So Q is equal to N. Q is equals to, हाँ तो उससे N दिया हुआ है ना, N और E, तो उससे Q आएगा, तो वो आंसर नहीं होगा। Then you net charge, so then we subtract it from the charge given, that's हाँ, -6. नहीं, सो जो भी Q आएगा प्लस द चार्ज गिवन, तो इसके इसमें -6 है तो Q -6 होएगा। बट ये -6 माइक्रो कूलम है। माइक्रो मतलब 10⁻³ नहीं, 10⁻⁻6, 10⁻³ is मिली। milli. हाँ, तो दिस विल बी 6 -6 × 10⁻6 कूलम। वहां से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना भी नेट चार्ज आएगा, तभी होएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां से तो इलेक्ट्रॉन हटाया है, इसका मतलब -6 प्लस जितना हटाया उसका भी चार्ज ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। So if we remove it, we add, and if we add electrons, then we'll subtract. नहीं, तुमने रिमूव किया तो कितना Q नेगेटिव आएगा ना। हाँ, Okay. तो अल्टीमेटली
जो भी Q1 है जो भी Q2 है वो ऐड ही करोगे, लेकिन Q1 भी नेगेटिव है Q2 भी नेगेटिव है, तो -5 -6 ऐसा हो जाएगा। ये कूलम्स लॉ पढ़ाया था मैंने, ठीक है, सेम है, राइट। और फिर मैंने पढ़ाया था कूलम लॉ वेक्टर, ठीक है, ओके। Sir, you didn't do the K का this thing. हाँ उस पे आता हूँ 1 मैं, by 4 pi epsilon. उस पे आता हूँ मैं। फिर फोर्स का सुपरपोजिशन, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक नहीं दिया इन्होंने, अब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके फाइन। अब जो मैंने बताया था F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसमें जो K होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होता है? सो 1 कांस्टेंट है, 4 पाई की वैल्यू पता है कांस्टेंट है ना, बट एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होती है परमिटिविटी। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो Of free space. हाँ, परमिटिविटी The ऑफ epsilon naught is of free space. यस, व्हाट इज परमिटिविटी? वो उतने फील्ड लाइंस को उसके थ्रू पास होने देता, परमिट होने देता। तो क्योंकि अलग अलग मीडियम हो सकता है रिस्ट्रिक्ट करे, है ना। अभी जैसे तुम वाईफाई लगाते हो, सिग्नल वाईफाई लगाते हो, उसके बीच में दीवार आ जाए तो तुमको वाईफाई का सिग्नल उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन इधर डायरेक्ट जाओगे तो बहुत स्ट्रांग मिलेगा। व्हाई? बिकॉज द वॉल इज नॉट परमिटिंग ऑल ऑफ द रेज टू गो थ्रू। सिमिलरली द मीडियम विल नॉट परमिट ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू गो थ्रू, ठीक है। तो वो दैट इज द परमिटिविटी, कि वो मीडियम कितना परमिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर किसी मीडियम में हम रखेंगे तो हो सकता है उस स्पेस वो फ्री स्पेस नहीं हो सकता है वो कुछ और हो, तो उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। और फ्री स्पेस में उसी Q1 Q2 का रखेंगे तो उसकी परमिटिविटी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट। लेट मी डू दिस। Why is Q1 Q2 in mod? आते हैं। ये Q1, ये Q2, दोनों के बीच में सपोज दोनों के बीच में अभी वैक्यूम है, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? ये जो F फोर्स लगेगा इतना फोर्स होगा। दोनों के बीच में अगर वैक्यूम है तो F विल बी इक्वल टू Q1 Q2 K Q1 Q2 upon R square. तो हाँ, तो इसको K की जगह हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है, राइट। अब हमने इसके बीच में एक स्टील डाल दी, यहाँ पे पूरा स्टील का कंपोनेंट डाल दिया पूरे बीच में। तो अब F मीडियम कितना हो जाएगा? बीच में कोई भी मीडियम डाल दिया तो F मीडियम कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो ये F नॉट अगर एप्सिलॉन नॉट वाला था, फ्री स्पेस में F नॉट था, तो F मीडियम इतना हो गया। अभी मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, F नॉट अपॉन F मीडियम, तो कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, क्योंकि बाकी सब तो कट जाएगा, ठीक है। F naught was in vacuum. हाँ, एप्सिलॉन नॉट है तो इसको F नॉट लिख दिया। गॉट इट? ठीक है। Yes, So yes, force yes. is inversely proportional to the permittivity. तो यहां भी दिख रहा था force is inversely proportional to the permittivity. ठीक है, डन। So 1 second, let me go back. So epsilon is just the number, I mean permeability of the number of field lines, right? Like how many field lines it is allowing. हाँ
So based on how it allows the electric field to go inside it, that is the permittivity. ठीक है, तो ये F vacuum upon F medium is called epsilon upon epsilon naught. Epsilon upon epsilon naught is called epsilon relative. This is epsilon on the basis of free permittivity. इसलिए इसको कहते हैं relative permittivity. इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि कई जगह पे relative permittivity या dielectric constant दिया होगा K, which is E upon epsilon naught. Epsilon upon epsilon naught. Constant or epsilon is dielectric constant? Sorry? K is dielectric constant or epsilon is dielectric constant? K is dielectric constant. And what is K? इस केस में कैपिटल K क्या है? What is K? K is epsilon upon epsilon naught, no? K is epsilon upon epsilon naught, not that small k, which was k q1 q2 upon r square वाला k नहीं है. This is capital K. ध्यान से. Okay? Clear? Done? तो जो एप्सिलॉन है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, whereas एप्सिलॉन आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी. जैसे रिलेटिव डेंसिटी होती थी ना, रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी भी बॉडी का डेंसिटी डिवाइडेड बाय पानी का डेंसिटी, वैसी रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी बॉडी की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी. ठीक है, तो वो जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. अब ये लिख लो, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे के ऐड कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको फोर्स इन मीडियम आ जाएगा. तो ये फाइनल फॉर्मूला ये लिख लो. तो कहीं भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा तो उसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं. How did we get this final one? क्या? Final formula. अरे भाई, F इन द मीडियम क्या होगा? 1/4 बाय एप्सिलॉन होगा ना. तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि K इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Oh, okay. So वो mod में क्यों है? क्योंकि मॉड क्या होता है? व्हाट डज मॉड गिव यू? Absolute value. हाँ, मतलब इट डजंट मैटर -5 कूलम चार्ज है कि +5 कूलम चार्ज है ना. Yeah, but why? Like we will put the sign, right? We'll put the sign where? If it's minus sign, तो minus ही होगा ना आंसर. नहीं, यहाँ पे जब हम डिवाइड वगैरह कर रहे हैं तो we should not put. Okay. हालांकि अब मॉड में नहीं लिखता तो भी चल जाता. और दूसरी चीज है क्योंकि ये वेक्टर में नहीं लिखा हुआ है. Anyway, done? हो गया, खत्म. आ गया सब कुछ समझ में अच्छे से? आप कंफ्यूज नहीं होगे परमिटिविटी में? चलो मुझे बताओ भाई, ऋषिक गांगुली बताओ क्या है परमिटिविटी वगैरह, पूरा ये पूरी चीज बताओ मुझे. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, परमिटिविटी क्या, सब बताओ. So sir, there are like force can be in two medium, एक vacuum, not two medium, so it could be in vacuum or in medium. And force will, we know the formula for force, which is K Q1 Q2 by R square. The value of K is 1/4 pi epsilon naught. Epsilon for medium and epsilon naught for vacuum. So when you divide the force in vacuum by force in medium, we get relative only, right? ER is, what do you call ER? I forgot. Relative permittivity, but relative. you do not divide the force to get relative permittivity. No, you do. I told now, force in vacuum by force in medium, you get E by E epsilon naught, which will give you ER, which is relative. I don't know the term. I'm forgetting it. Permittivity. Okay, permittivity.
Then there is two types of K. One is not two types of K, but in the formula we know that as small k, and the capital K is called dielectric constant, which is ER only, but the term is called dielectric constant. So yeah, and then then what do I need to say after तो that? अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है तो फोर्स इन मीडियम कैसे निकालोगे? So you just add K into R square. Give me the formula. 1/4 epsilon 1/4 pi epsilon is equal, not equal to, multiplied by Q1 Q2 by K R square. नहीं, एप्सिलॉन तो ऑलरेडी डाल दिया, तो फिर k क्यों डाल रहे हो? Epsilon not. हाँ, तो you don't actually multiply k to r square, you multiply k to epsilon naught. ठीक है, बट हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या जरूरत है? हमको डायरेक्टली परमिटिविटी क्यों नहीं दे देता? एप्सिलॉन ही दे दो ना हमको, कि कैपिटल क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁹। अगर एप्सिलॉन देगा तो हमको फिर वो 4 पाई से मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड करना लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर k की वैल्यू दी है तो हम कहेंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन कैपिटल K स्मॉल r स्क्वायर। राइट, क्लियर आर्या? तो अगर किसी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? F इक्वल्स टू small k Arya. into sorry. No, 1/4 pi epsilon नहीं, naught. 1/4 पाई नहीं चाहिए ना हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, क्या है वो? 9 × 10⁹. हाँ, फिर So what's the question? फॉर्मूला बताओ F का। So 9 × 10⁹ Q1 Q2 K R square Q1 Q2 अपॉन K R upon K R square. हाँ, कैपिटल K R स्क्वायर, where capital K is what Dielectric constant. and what is relative permittivity? E by epsilon naught, epsilon by epsilon naught. ठीक है, what is epsilon naught? Permittivity of free space. What is in epsilon? In a particular medium. That's the absolute permittivity of the medium. ठीक है, clear everybody? Kaveri, Sia, everyone is clear? So what is the value of epsilon naught? वो होता है कुछ 8 point something, वो उतना याद करने की जरूरत। 1/4 पाई अभी तुम खुद ही निकाल लो ना, क्या होगी अगर वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होएगा? 1/4 पाई into 9 × 10⁹, तो 4 × 3.14 into 9 × 10⁹ का 1 करोगे। ठीक है, डन? आया समझ में? क्लियर हुआ अभी? इजी? So I got disconnected. Did you say something after the formula? अब यार मेरे को नहीं पता ना तुम कब डिस्कनेक्ट हुए। सर मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके बाद ही लगभग। अच्छा, तो उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, उसके बाद सर मैंने रिवाइज किया। ठीक है, अब सुपर, हाँ बोलो। What does that formula F is equal to K Q1 Q2 upon R square? मतलब What is Coulomb's law? हाँ, तो वही तो पता है, वही K- फॉर्मूला ना। हाँ, K Q1 Q2 upon R square। फिर सुपरपोजिशन का मतलब है कि जितने फोर्सेस लग रहे होंगे उसको तुम वेक्टर एडिशन करोगे फोर्सेस का, दैट्स आल्सो फाइन। ठीक है, तो अब ये सारे जो एग्जांपल प्रॉब्लम्स है वो तुम आज ही करोगे। ठीक है, तो अभी से 2 टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे और ये दोनों तुम फिनिश करोगे। कल वापस से कंटिन्यू करूंगा मैं फिजिक्स, तो आज इतना पूरा पार्ट तुम कंप्लीट कर लेना। अभी तुम हेड स्टार्ट ले लो ताकि स्कूल में जो हो उससे बहुत पहले तुम्हारा हो जाए, कॉन्फिडेंस से हो जाए, तब स्कूल में होगा तो तुम तब एंजॉय करना क्लास में।
ठीक है, अब क्या नेक्स्ट? चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लोगों को डिफिकल्ट लगता है. 2 equal positive charges each of 2 microcoulomb interact with a third positive charge of 3 microcoulomb situated as shown in figure. Calculate the magnitude and direction of the force of the 3 microcoulomb charge. ये ठीक है. अब ध्यान से देखो उसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे. मैं करके बता रहा हूँ. आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू इट डायरेक्टली, बट आई एम डूइंग इट. ये 2 माइक्रोकूलम है. यहाँ पे कलर चेंज. ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 3 माइक्रोकूलम है. तो ये 2 माइक्रोकूलम वाला 3 माइक्रोकूलम पे कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव की अट्रैक्टिव? हाँ, रिपल्सिव ना, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इस तरफ फोर्स लगेगा, इसी लाइन में बी की तरफ, बी डैश की तरफ. राइट आर्या? क्लियर? संस्कृति? Yes, sir. संस्कृति ऐसा बैठा करो कि तुम्हारे मुंह पे लाइट आए. मेरे को पूरा पूरा तुम्हारा रूम दिख रहा है, लेकिन तुम नहीं दिख रहे हो. Sir, is it visible now? या फाइन. अभी भी तुम इफ यू कम आगे फिर डार्क हो जाएगा. डार्क ही हो गया. एनीवे कूल. बाद में कर लेना, आज मत करो. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास डू इट. ये जो 2 माइक्रोकूलम ये वाला है, ये भी 3 माइक्रोकूलम पे इधर ए डैश की तरफ लगाएगा फोर्स. ठीक है. अब तुमको ये दोनों फोर्सेस को ऐड करना है, वेक्टर एडिशन. तो वेक्टर एडिशन मतलब ए डैश प्लस बी डैश नहीं कर दोगे, इसके लिए तुम उसके कंपोनेंट्स निकालोगे. ठीक है. तो सपोज ये वाला फोर्स लग रहा था बी डैश फोर्स, ये वाला फोर्स लग रहा था ए डैश फोर्स. तो अब क्या होएगा, इसको हम इसके कंपोनेंट्स लेंगे. तो ए डैश वाला एक्स की तरफ कितना लगाएगा? ए डैश कॉस थीटा लगाएगा. वैसे ही बी डैश वाला एक्स की तरफ कितना लगाएगा? बी डैश कॉस थीटा लगाएगा. राइट. और इधर कितना लगेगा? बी डैश साइन थीटा. और इधर कितना लगेगा नीचे की तरफ? कितना लगेगा? A dash sin theta. ए डैश साइन थीटा. तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लगेगा? ए डैश माइनस बी डैश साइन थीटा. और यहाँ पे ए डैश प्लस बी डैश कॉस थीटा. तो ऐसे करके निकालोगे. अब थीटा की वैल्यू तुमको निकालनी है. थीटा, तो थीटा कैसे निकालोगे? ये थीटा है, तो थीटा है मतलब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि 3 ये 4 तो ये 5 होएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम. तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? सिया विनीत, व्हाट इज कॉस थीटा की वैल्यू? ये अगर थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? एनी आइडिया सिया? 4/5. हाँ वेरी गुड. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज 4/5. और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी कावेरी? three by five. करेक्ट, 3/5. बस इसको यहाँ पे डाल देना, आ जाएगा. ए डैश बी डैश की वैल्यू तुम फोर्स वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कूलम्स लॉ से. गॉट इट? ठीक है. तो इस तरह सॉल्व करोगे तुम क्वेश्चंस. आया? क्लियर है? Sir, what was superposition? ये कि एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होते हैं फोर्स, वेक्टर एडिशन होता है. दैट्स व्हाट सुपरपोजिशन इज. ठीक है. आया? क्लियर? चलो अब ये वाला एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है. करूं उसको कि नहीं करूं? अगली आज के लिए ज्यादा हो जाएगा. Take a break and like do all the questions to make sure we're getting it. यस ठीक है, पहले वो कर लो, उसके बाद ये करेंगे. ठीक है. तो टॉपिक प्रैक्टिस 2 में से जो जो क्वेश्चंस तुमसे अभी जितना मैंने पढ़ा दिया वो बन रहे हैं वो वाले करो. और ये जो बाकी ये चीजें है ना, ये थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अगली क्लास में कल कराऊं. ठीक है. तो अभी टॉपिक प्रैक्टिस 1 पूरा करो और टॉपिक प्रैक्टिस 2 के उतने एग्जाम्पल जितने मैंने पढ़ाए हैं और जो उसके टॉपिक प्रैक्टिस में जो क्वेश्चंस है जो तुमसे बनेंगे जो मैंने पढ़ाया उससे, उनको करोगे. ठीक है. सर इवन 1 के एग्जांपल्स ना? हाँ 1 का तो पूरा करना है, और 1 आसान भी है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा आधे घंटे में. 2 वाले से थोड़ा न्यूमेरिकल चालू होगा, और 2 वाला क्लियर होगा तो आगे अच्छा होगा. हाँ बोलो. ये ऑल इन वन ही है ना? हाँ ये ऑल इन वन. ऑल्सो दिस इज अ वेरी हाई वेटेज चैप्टर, तो अगर ये अच्छे से कर लोगे तो अच्छे से बनेगा बाद.
और ये प्रॉब्लम क्या होता है कि शुरुआत वाले चैप्टर्स फिर बाद में लोगों को याद नहीं रहते, तो अभी अच्छे से कर लोगे तो बाद में भी याद रहेगा. सो डोंट टेक दिस लाइटली, फुल फोर्स में घुस जाओ अभी से, तो कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा. आज आया कॉन्फिडेंस, आया आज, समझ में आया सब कुछ. Yes, sir. ठीक है. सो दिस इज हाउ आई एम थिंकिंग दैट वी विल कंटिन्यू द क्लास. वील गो स्लो, बट यू हैव टू डू योर एंड कि तुम होमवर्क करके ही क्लास में आओ, क्योंकि आज होमवर्क करके नहीं आओगे तो कल मैं जो भी पढ़ाऊंगा समझ में नहीं आएगा. ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, टेक केयर पीपल, बाय. Sir, हाँ. how many more classes will this chapter take? दिस चैप्टर विल टेक 5-6 क्लासेस, क्योंकि स्लो लेंगे. अभी जितनी स्पीड में मैंने लिया उतना ही लेंगे. और इसको I wanted to tell you that our school has started that atoms wala chapter. वो छोटा है, दैट इज अ स्मॉल चैप्टर. Atoms and nuclei, I think it is. हाँ, चलेगा, दैट्स ओके. दैट्स द थिंग. अनदर थिंग इज कि तुम्हारा स्कूल बहुत ऊपर नीचे करता है. हाँ, exactly. लेट्स नॉट गेट स्वेड बाय दैट. जब तुम्हारे स्कूल का एग्जाम होगा तब हम उसको कंप्लाई करेंगे, बट अभी तो उतनी जरूरत नहीं करने की. अभी वैसे भी बीच में ब्रेक होगा, तो सब उस टाइम पे हम कर लेंगे. जुलाई को हम लोगों का फर्स्ट FA1 होगा, जुलाई को. What Yeah, time? July First first week. week. In fact, I am thinking that we'll finish more syllabus than your school, ताकि easy हो तुमको बाद में. तो उसके लिए तुम्हारी जो समर वेकेशन है उसको हम यूटिलाइज करते हैं. Are you guys, anybody planning to go anywhere for vacation? When? I might. When? First week of Not May. yet, but I probably might. Like it's not confirmed. It's not like finalized or anything, but probably because summer vacations. So we are getting holiday from I think June 1st to 30th. June 1st to 28th. I think. No, 30th. But whatever it is, we are almost getting a month of June off. So I'm guessing we'll go somewhere at least. I don't know when, but definitely. हाँ, तो फिर भी एक महीने के लिए तो नहीं जाओगे ना, एक हफ्ते के लिए जाओगे. क्या हुआ ऋषि, क्या बोल रहे हो? जाओगे एक महीने के लिए? एक्चुअली नानी का घर है, तो अरे वहाँ तो भाई वैसे ही उधर जाके जाते पढ़ाई थे, कर तो सकते हो जा ना. सकते थे. हाँ, तो ऑनलाइन तो पढ़ाई कर सकते हो उधर से ना. देखना पड़ेगा, नेट वहाँ पर बहुत वीक आता है, देखना पड़ेगा. भाई 12वीं या 12th 10 महीने मिलते हैं पढ़ाई के लिए, उसमें भी एक महीने तुम गायब रहोगे तो कैसे होएगा? नेट नहीं है तो उधर खरीद लेना That जाके. is why I'm saying I don't know. आपको बोल दूंगा अगर जाऊंगा. हाँ, तो अगर जाओगे तो भी इंटरनेट ले लेना वहां पे. खैर अभी तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, कुछ भी हो सकता है, कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेव आ सकती है. एनीवे, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अभी के लिए तो विल स्टार्ट, जैसे ये चैप्टर कराया तुम्हारे स्कूल ने 11 में, बट आई एम प्रीटी श्योर किसी को नहीं समझ में आया होगा. सो विल गो स्लो विद दिस चैप्टर बिकॉज़ दिस इज हाई वेटेज चैप्टर. इसके बाद वाला चैप्टर भी हाई वेटेज है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स वगैरह भी बहुत हाई वेटेज. हाँ, Follow like the board sequence, right? Like the chapters is kept for term 1, we'll do those first, and then like term 2. सॉरी. We'll like the way we do chapters will follow like the board sequence, right? Yes. Like All the the ones term that one is kept for term 1 and then term 2. Yes, all this is term 1 chapter. ठीक है, चलो, all right Sir, then. and we will have a class tomorrow and day after tomorrow also, right? Yeah, But it could be maths and chemistry. नहीं, it'll be physics only. We'll finish this first For the entire week. for the entire week. And it'll be online only, right? It'll be on. Okay. For the weekend, we can think of the jamming thing and everything that we are thinking about. तो ये पहले ये चैप्टर थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, then we can meet. ठीक है, चलो. And if anybody is not at all, like you want offline only, तो फिर हमको अलग से बता देना, because I don't think we are going to do offline only at all. We'll do online only. Offline, जैसे मलाड वालों के लिए तो फिर भी आसान है, they can come to my house. But the people who are in Bandra, उनके लिए डिफिकल्ट होगा. So that's why we'll keep it online. But case basis पे अभी जैसे आज मैंने पढ़ाया, अब इसके लिए ऑफलाइन करने का कोई सेंस नहीं, because ये तुमको समझ में आ गया. पर अगर हम कोई टॉपिक करते हैं जो डिफिकल्ट पड़ता है किसी पर्टिकुलर बच्चे को, तो हम उसको अलग से पढ़ा सकते हैं ऑफलाइन कभी. सो वी कैन मीट समथिंग लाइक दैट, बट वील हैव टू कीप इट केस बाय केस. ठीक है, चलो, ऑल राइट, बाय बाय. Bye, sir. Thank you. Hi, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, Thank you, sir.